हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर डायरेक्टिंग, जो हमारे बिजनेस स्टडीज का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधे स्टार्ट करते हैं चैप्टर डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग की जो डेफिनेशन होती है, जो मैं याद करा रही हूँ, एज इट इज याद कर लो। तो 4I को याद कर लो। डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, इंड्यूसिंग, इंस्पायरिंग and influencing the person to do the work with the best of their ability is known as directing. तो inducing, inspiring, influencing and inducing the person to do the work with the best of their ability is known as directing. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो हमें डायरेक्टिंग में याद करके चलने हैं? वो है बेटा हमारा पहला नॉर्मल कॉन्सेप्ट, जो हमने हमारे मैनेजमेंट चैप्टर में ही पढ़ रखा है, और वो है बेटा कंटिन्यूअस प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड, ऑल परवेसिव। एक याद कर लो, इनिशिएट एक्शन, क्योंकि डायरेक्ट करते हैं तो सामने वाला एक्शन इनिशिएट करता है। तो इनिशिएट एक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ डायरेक्टिंग। और इसके अलावा में गोल ओरिएंटेड मैंने आपको बता ही दिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी बताया बच्चों, इनिशिएट एक्शन, ऑल परवेसिव, जिसको हम यूनिवर्सल वैलिडिटी भी कहते हैं। तो ये है डायरेक्टिंग के फीचर्स। चार ही याद करिए, काफी हद तक मैनेजमेंट के चैप्टर से ही मिलते जुलते हैं, तो याद रखेंगे और रट भी जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी हमारा, ज्यादातर मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि मैनेजमेंट चैप्टर से ही तैयार कर लो, पहले चैप्टर मतलब इंपॉर्टेंस में। यहां मैं एक आपसे बात बोलूं बच्चों, जो फीचर बताया था ना, इनिशिएट एक्शन, कि when we are directing the person, when we are instructing the person, when we are influencing the person, we are inspiring the person do the work more goodness, properly, more widely, more performance is better, so it initiate the better action, it initiate the action। ये डायरेक्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंस भी है और फीचर भी है। तो एक तो इनिशिएट एक्शन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर डायरेक्शन प्रॉपर मिलेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज, मतलब कम से कम रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा जगहों पर यूज कर सकते हैं। मोटिवेट करते हैं ये हमारे एम्प्लॉय को, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन मिल रहे होते हैं, तो मोटिवेशन भी एक इम्पोर्टेंस है। और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ये भी एक इम्पोर्टेंस है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस, एफिशिएंट मैनेजमेंट, डेवलप द पर्सनल, डेवलप द सोसाइटी, इनिशिएट एक्शन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये सारे इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो ऑल ओवर कोर्स में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, इसको हमें याद रखना है। तो बेसिकली हमारे 4 एलिमेंट्स हैं। पहला है बच्चों सुपरविजन, दूसरा है बच्चों हमारा मोटिवेशन, तीसरा है बच्चों हमारा लीडरशिप, और नेक्स्ट है बच्चों हमारा कम्युनिकेशन। तो पहला है सुपरविजन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग, इंड्यूसिंग, इन्फ्लुएंसिंग and instructing and supervising the person to do the work with the best of their ability is known as supervision। इसके फीचर्स आ जाएं तो आप सेम टू सेम डायरेक्टिंग के फीचर लिखेंगे। इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग, इंड्यूसिंग, इन्फ्लुएंसिंग and motivating the person to do their work with the best of their ability is known as motivation। तो डेफिनेशन तैयार करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मोटिवेशन में है, वो है हमारा मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। तो मास्लो ने अपनी हायरार्की थ्योरी में एक हायरार्की बताई है, जिसमें वो कहता है कि सबसे ज्यादा नीड अगर हमारी कोई पूरी होनी जरूरी है, वो है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद उन्होंने ध्यान दिया है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड पर, उसके बाद बच्चों हमारी सोशल नीड पर, उसके बाद उन्होंने ध्यान दिया है हमारी एस्टीम नीड पर, और लास्ट है उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे या एम्प्लॉय की बात करेंगे तो दोनों अलग अलग है। फिजियोलॉजिकल नीड में हमारे इंडिविजुअल को चाहिए होता है बेसिक जरूरतें, जैसे फूड, क्लोथिंग्स एंड शेल्टर, ठीक है। और एम्प्लॉय को चाहिए होता है कि उसको कम से कम इतनी बेसिक सैलरी मिल जाए कि वो अपने घर को प्रॉपर तरीके से चला पाए, अपना लिविंग स्टैंडर्ड
मेंटेन कर पाए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए अगर इंडिविजुअल की बात करें तो अलग अलग जैसे में फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे वो लोग इंडिविजुअल में कोई भी इंसान अपने लिए कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी कर ले, फिजिकल सिक्योरिटी कर ले, कोई बीमा वगैरह करा ले, तो वो कहीं ना कहीं फिजिकली या फिर सोशली उसने फिजिकली या फिर इकोनॉमिकली उसने अपने आप को सिक्योर किया है, फिजिकली या फिर इकोनॉमिकली उसने अपने आप को सिक्योर किया है। और इधर अगर वर्कर्स की बात करें या एम्प्लॉय की बात करें तो वर्कर के लिए सिक्योरिटी नीड है कि क्या उनको जॉब सिक्योरिटी मिली हुई है, क्या जॉब में वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर है, क्या उनके जॉब के खोने का डर तो नहीं है। तो ये एक एम्प्लॉय के लिए सिक्योरिटी नीड है। सोशल नीड अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो लव, अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप एक इंसान को चाहिए ही होता है लाइफ में, ताकि उसके अपने हों, उसको जानने वाले हों, उसको समझने वाले हों। और एक इंडिविजुअल को कोऑपरेशन चाहिए, किसमें, एम्प्लॉय के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, एक इंडिविजुअल के लिए एस्टीम नीड है कि कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में उसका लोग उसे जाने पहचाने, तो सोसाइटी में उसका स्टेटस हो। और एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए कि कहीं ना कहीं उसको जॉब में कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया जाए, उसके एम्प्लॉय उसको पहचाने और कहीं ना कहीं उसको एक स्पेशल स्टेटस मिले या फिर उसको प्रमोशंस मिले। तो इसको कहते हैं एस्टीम नीड ऑफ एम्प्लॉय। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एक इंडिविजुअल के लिए होती है कि वो बन जाए, अपने एस्पिरेशंस को पूरा कर पाए, अपने एम को पूरा कर पाए। और एक एम्प्लॉय के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है अपने एम्प्लॉय, अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा करना, तो उसे कहते हैं हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। तो इंडिविजुअली दोनों के मैंने इंडिविजुअल के और एम्प्लॉयज के अलग अलग क्यों बताए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई दो एजम्पशन तो बताओ जो मास्टर ने दिए, तो दो एजम्पशन याद कर लो। पहला, नीड वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, हर इंसान की नीड्स अलग अलग वेरी करती है। और नीड चेंजेस विद द चेंज इन टाइम, समय के अकॉर्डिंग नीड बदलती रहती है। तो ये दोनों एजम्पशंस हैं किसके, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के। तो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में हमने क्या क्या कर लिया है, हमने कर लिया है सारे हायरार्की, और साथ में हमने किया है हमारी assumptions of Maslow's need hierarchy theory। आगे बढ़ते हैं, इंसेंटिव्स की बात कही है तो इंसेंटिव्स दो तरीके के होते हैं बच्चों, हमारे मॉनिटरी इंसेंटिव्स या फिर नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी को हम फाइनेंशियल भी कहते हैं और नॉन मॉनिटरी को हम नॉन फाइनेंशियल भी कहते हैं। तो हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रॉफिट है, जैसे वेजेस हैं, जैसे सैलरी है, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, जैसे आप बोल सकते हैं कि बोनस है, कमीशन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में तैयार करना है, वो है स्टॉक ऑप्शन, या फिर इसको बोल सकते हैं को पार्टनरशिप। तो मार्केट वैल्यू से लेस वैल्यू में शेयर इशू कर देना, तो ये है स्टॉक ऑप्शन। तो जहां पर लेस देन मार्केट वैल्यू की बात हो जाए, उस केस स्टडी का आंसर स्टॉक ऑप्शन या फिर को पार्टनर्स होगा। बाकी तो आपको आसान लगेंगे, प्रॉफिट है, बोनस है, कमीशन है, ठीक है। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आ गया ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड, और जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ गए है ना, पेंशन वगैरह। और पर्क बेनिफिट या फ्रिंज बेनिफिट्स में आ गए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस फ्री, ट्रांसपोर्टेशन फ्री, फ्री हाउसिंग फॉर द चिल्ड्रेन, फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन। मतलब पर्क बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट, पर्क की साइड्स, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ये सारे वर्ड्स हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आते हैं। नॉन फाइनेंशियल में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है आपको याद करना चाहिए, वो है जॉब एनरिचमेंट। उसकी केस स्टडी कैसे आएगी, वो ये पूछेंगे कि भाई ये बताओ कि रोज के मर्रा के काम से हटके कुछ स्मार्ट काम दिया गया है, कुछ इंटरेस्टिंग जॉब दी जा रही है, तो इसको बोलेंगे जॉब एनरिचमेंट। करियर एडवांसमेंट, क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट स्टेटस, या फिर बच्चों हम कह सकते हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट। ये सारे ही नॉन फाइनेंशियल है। इसमें दो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं,
एक लगता है मुझे एम्प्लॉय एनरिचमेंट, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एनरिचमेंट को बहुत अच्छे से कर लो और जॉब सिक्योरिटी भी कर लो। ये नॉन इन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आप तैयार करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा लीडरशिप, कि लीडरशिप क्या होता है। तो बच्चों लीडरशिप होता है a process of influencing, inducing, inspiring and leading the person to do the work with the best of ability. The person who is doing so is known as leader and the whole process is known as leadership. तो आप गौर कर रहे होंगे, बार बार मोटिवेशन की डेफिनेशन हुई, सुपरवाइजिंग की हुई, लीडरशिप की हुई, हम डायरेक्टिंग की लगा रहे हैं, बार बार उसमें बस वो वर्ड ऐड कर देते हैं, तो बहुत इजीली आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। लीडरशिप की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है फीचर्स, बिल्कुल डायरेक्टिंग के फीचर लिख के आएंगे। लीडरशिप के 3 स्टाइल्स हैं बच्चों। पहला है ऑटोक्रेटिक, दूसरा है डेमोक्रेटिक और तीसरा है फ्री राइन स्टाइल। फ्री राइन स्टाइल, ठीक है बेटा। ऑटोक्रेटिक को ऑथोरिटेटिव भी कहते हैं, इसको बॉस सेंटर लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। डेमोक्रेटिक को ग्रुप सेंटर भी कहते हैं और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। फ्री लाइन स्टाइल को लाइजेस्पायरे कहते हैं। तो इनके अदर नेम याद रखिए। जहां पर केवल एक ही बंदा लीड कर रहा है तो ही इज द सिंगल पर्सन हु इज मेकिंग द रूल्स एंड फॉलोड बाय अदर। जहां पर हम अपने एम्प्लॉय का भी पार्टिसिपेशन करा रहे हैं, डेमोक्रेटिक। और जहां पर सभी अपने आप में डिसीजंस ले रहे हैं, दैट इज फ्री लाइन स्टाइल। ऑटोक्रेटिक कहाँ सूटेबल है, जहां पर बहुत ही लेस स्किल और नो स्किलफुल, नो नॉलेजेबल पर्सन काम कर रहे हैं, मतलब इलिटरेट लोग काम कर रहे हैं अंडर में। डेमोक्रेटिक जहां पर पढ़े लिखे स्किलफुल लोग काम कर रहे हैं। और फ्री राइन में जहां पर हाई स्किल्ड, हाई लिटरेट एंड हाई नॉलेजेबल लोग काम कर रहे हैं, वहां फ्री राइन स्टाइल सूटेबल होता है। एग्जाम्स के लिए इनके कम से कम 2 एडवांटेजेस, 2 डिसएडवांटेजेस याद करिए। तो क्विक डिसीजन लेना, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एडवांटेज है ऑटोक्रेटिक का। डिसएडवांटेज है लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन एंड नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, क्योंकि सारा डिसीजन केवल एक ही बंदा ले रहा है। डेमोक्रेटिक के 2 एडवांटेज, इंप्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन, इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग। और डिसएडवांटेज है टाइम कंज्यूमिंग और कंसल्टेशन विद एम्प्लॉय विद लीड टू द इनकम्पिटेंस ऑफ लीडर, कि लीडर इनकम्पिटेंट है, उसमें कहीं ना कोई डिसीजन अकेले लेने की क्षमता नहीं है। फ्री राइन स्टाइल का जो एडवांटेज है, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन और पोटेंशियल्स एम्प्लॉय का फुल्ली यूटिलाइज हो जाता है। डिसएडवांटेज है कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर को फुल्ली इग्नोर करते हैं और डू नॉट गेट गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ लीडर, कोई सपोर्ट लीडर का नहीं होता क्योंकि सब अपने आप में लीड कर रहे हैं। तो फिर कह रही हूँ 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज रट लो और 2 सूटेबिलिटी भी तैयार कर लो इस टॉपिक में। इनके अदर नेम्स तैयार करो जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो कम्युनिकेशन होता है हमारे व्यूज को, हमारे आइडियाज को, हमारे मैसेजेस को वन पर्सन टू अनदर पर्सन एक्सचेंज करना, इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन की जो स्टेप्स होते हैं बच्चों, सबसे पहले एक सेंडर होता है जो मैसेज सेंड करता है। मैसेज जो वो सेंड कर रहा है वो अपने आइडिया को ही तो सेंड कर रहा है ना, तो क्या कैसे करेगा, सेंडर अपने मैसेज को भेजेगा और मैसेज को वो अपने आइडिया को डायरेक्टली थोड़ा ना भेजेगा, उसको शब्दों में कन्वर्ट करेगा। तो वो वर्ड्स में, इशारे में, गेस्चर्स में एनकोड होगा और फिर किसी चैनल के थ्रू, एक चैनल बोल लो या मीडियम बोल लो, एक मीडियम के थ्रू वो डिकोड होगा और डिकोड होने के बाद वो रिसीवर पे पहुंचेगा और रिसीवर फिर किसको रिप्लाई देगा, सेंडर को। तो इसे कहते हैं फीडबैक। तो पहले सेंडर, द पर्सन हु इज सेंडिंग द मैसेज द आइडिया विच केम इन द माइंड ऑफ सेंडर इज द मैसेज, एनकोडिंग दैट आइडिया इज कन्वर्टेड इनटू वर्ड्स, this is encoding. The channel, the medium by which the message is sent, that is orally, writing, by sending by telephone, by call, whatever social media, that is the channel. Then फिर वो उस वर्ड्स में डिकोड होगा ताकि वो रिसीवर उसे समझे और फिर रिसीवर उसको फीडबैक देगा एंड नाउ फाइनली द फीडबैक विल कम टू सेंडर। दिस इज द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन 2 तरीके की होती है बच्चों। पहली होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन
और दूसरी होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें कम्युनिकेशन का एक सिस्टमैटिक चार्ट होता है, चैनल होता है, एक प्रॉपर फ्लो ऑफ होता है, एक लाइन होता है, सिस्टमैटिक फ्लो होता है, चेन होता है। एक फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों? फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम सिस्टमैटिकली या फिर ऑफिशियल टॉक्स करते हैं, किसी ऑफिशियल पर्सन से ऑफिशियल बात करते हैं, जिसमें हमारी कोई फ्रेंडली टॉक्स नहीं होती। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें हम गॉसिप्स, बातें, फ्रेंडली टॉक्स कर रहे हैं, मतलब अनऑफिशियल कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। बुक में से जब इसको प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए, इनका डिफरेंस जरूर करिएगा, एटलीस्ट 4 डिफरेंस बिटवीन करिएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। अब आ गए हम लोग टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। हमारे 3 तरीके के फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं बच्चों। पहला होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वर्टिकल और तीसरा होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। अगर हम वर्टिकल कम्युनिकेशन के सबसे पहले हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जब 2 लोग सेम लेवल के, सेम डिपार्टमेंट के जब आपस में बात करते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर से बात कर रहा है, तो दोनों सेम लेवल के लोग बात कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन 2 तरीके का होता है, अपवर्ड बोल लो या डाउनवर्ड बोल लो। अगर अपवर्ड कह रहे हैं तो किसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है? यहाँ पर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट कर रहा है, क्या क्या? अपने सजेशंस, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी ग्रेवियंसेस, है ना, और अपने कंप्लेंट्स। और जब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या क्या बोल रहा है? अपनी पॉलिसीज, अपने रूल्स, अपने रेस्ट्रिक्शंस जो वो लगा रहे हैं, अपने मीटिंग्स के बारे में, इंस्ट्रक्शंस के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल 2 तरीके के होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। डायगोनल में क्या होता है बच्चों? 2 लोग जिनका लेवल भी डिफरेंट है, जिनके डिपार्टमेंट भी डिफरेंट है और वो आपस में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्समैन अगर प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर से अगर सेल्स मैन बात कर रहा है, तो उसको बोलेंगे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कोई सब डिविजन्स नहीं होते, इसकी डेफिनेशन, इसका अदर नेम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, बस इतना तैयार करिएगा। अब नेटवर्क की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के 3 नेटवर्क याद करके चले जाओ एग्जाम में। पहला याद कर लो चेन नेटवर्क, दूसरा याद कर लो व्हील नेटवर्क, इनकी डेफिनेशंस नहीं आएंगी, बस इनकी पिक्चर्स आएंगी। और तीसरा याद कर लो सर्कल नेटवर्क। तो चेन नेटवर्क इस तरह से बनता है बच्चों, ABC फॉर्मल टॉक्स है, और व्हील कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से बनता है, एरो 1 साइड बनती है बच्चों इनकी, केवल एक हेड बात करता है, बाकी सब सुन रहे हैं। और सर्कल कम्युनिकेशन इस तरह से होता है, एक बंदा 2 से बात कर सकता है, तो दिस इज नोन एज सर्कल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चेन, व्हील और सर्कल कर लो। इधर आप लोग जब इनफॉर्मल में चलोगे तो इनफॉर्मल में याद कर लो सिंगल स्ट्रैंड। तो इनफॉर्मल में अगर आप तैयार करोगे तो सिंगल स्ट्रैंड, इसका बिल्कुल पिक्चर सेम टू सेम चेन की तरह है। दूसरा याद कर लो बच्चों आप लोग गॉसिप्स, इस गॉसिप्स का पिक्चर बिल्कुल व्हील की तरह है। और तीसरा आप लोग याद कर लो जिसमें आप प्रोबेबिलिटी याद कर लो, प्रोबेबिलिटी में पता नहीं कौन कितनों से बात कर रहा है, तो इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, गॉसिप्स और सिंगल स्ट्रैंड 3 नेटवर्क हो गए हमारे इनफॉर्मल के। तो यहाँ पर इनफॉर्मल और फॉर्मल खत्म हो गया। नेक्स्ट है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला बैरियर सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। अगर फॉल्टी ट्रांसलेशन है या टेक्निकल जार्गन है, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज है, बात समझ नहीं आई, और सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, हंस रहे हैं लेकिन दुख की बात कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं लेकिन जोक सुना रहे हैं, फॉल्टी ट्रांसलेशन है। टेक्निकल जार्गन मतलब कुछ ऐसे हाईफाई इंग्लिश का यूज किया है जो समझ नहीं आ रहा। बॉडी लैंग्वेज और डिफरेंट गेस्चर्स हैं, तो यहाँ पर सिमेंटिक बैरियर है। ऑफिशियल क्लाइमेट अच्छा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, स्टेटस में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अगर हम प्री मैच्योर इवेल्युएट कर लेते हैं, बात को ध्यान से सुनते नहीं है और आधी सुन के बात को ही हम जनरेट कर लेते हैं अपने मन के आंसर, लैक ऑफ अटेंशन, पुअर रिटेंशन, प्री मैच्योर इवेल्युएशन, ये हमारा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बैरियर है। और पर्सनल बैरियर ये है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हम डरते हैं अथॉरिटी से और हमें इंसेंटिव कम मिलने का डर है, तो ये हमारे क्या है, पर्सनल बैरियर्स। इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम गुड लिसनर बने,
ठीक है, हम कम से कम पूरी लाइन सुने, प्रॉपर फीडबैक दें और हम क्लैरिटी रखें आइडिया की बिफोर कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो आफ्टर कम्युनिकेशन। तो 4 इनको रिमूव करने का तरीका याद रखना। चैप्टर यहाँ खत्म हुआ, हमने यहाँ पर 4 एलिमेंट पे ध्यान दिया। सबसे इंपॉर्टेंट मैम आप लोग की नीड हायरार्की की थ्योरी बिल्कुल मत छोड़ना, लीडरशिप के स्टाइल रट लेना, फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरियर्स में सिमेंटिक तैयार करना और उनको रिमूव करने के 4 तरीके रट लेना। तो ये हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर हुआ, बहुत अच्छे से रेडी करो। बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ लेकर आएंगे, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय बच्चों।